हेलो क्लास 10। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है उसका नाम है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ओके, सो इसमें से सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे सिर्फ अम्ल के बारे में कि जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल मीन्स एसिड, धातु मीन्स एनी मेटल। जैसे हम मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या होती हैं, धातु होती हैं। तो कोई भी धातु है अगर उसे हम एसिड के अंदर डाल देते हैं किसी भी, बेसिकली यहाँ पर हमने अभी 2-3 ही अपने एसिड्स करे हैं जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह हमारा नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। ये 3 एसिड्स में बेसिकली जो हैं हम स्टडी फ़िलहाल कर रहे हैं। अदर देन दैट और भी हम एसिड्स ले सकते हैं। तो हम इनकी हेल्प से ये देखेंगे कि जब भी अगर किसी मेटल को हम अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है, नहीं होती है, अगर होती है तो उसके हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आते हैं, क्या उसमें प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प लेंगे और उस एक्टिविटी से हम समझेंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम जो है वो दिखाई दे रहा होगा, तो हम इस डायग्राम को जो है अच्छे तरीके से एक बार समझते हैं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर एक स्टैंड लिया है जिसमें हमने अपनी एक परख नली, एक टेस्ट ट्यूब जो है वो यहाँ पर फिट की है। ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो स्टैंड है वो उसको होल्ड कर ले टेस्ट ट्यूब को। इस परख नली में, टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमने अम्ल लिया है। ठीक है, कौन सा अम्ल हम लेंगे, यहाँ हमने लिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ तनु वर्ड का क्या मतलब है कि जो अम्ल है उसकी भी स्ट्रेंथ होती है, हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं या वीक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तनु का मतलब है कि हमने यहाँ पर वीक एसिड लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अम्ल के अंदर हम दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देंगे। जिंक क्या है, जिंक यहाँ पर हमारी धातु है। तो हमने क्या किया, हमने अम्ल लिया है अराउंड, हम यहाँ पे 5 ml जो है वो अम्ल लेंगे और उसके अंदर धातु के थोड़े जो टुकड़े हैं वो हम डाल देंगे। ओके, डालने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रही है कैप टाइप से, इसको कॉर्क बोलते हैं। इसकी हेल्प से, ये रबड़ से बनी हुई होती है, इसकी हेल्प से हम टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, ओपनिंग है, उसको हम बंद कर देंगे। इसमें हम एक अपनी प्रवाह नली, एक जो ट्यूब है वो ग्लास की ट्यूब है ये, वो हम फिट करेंगे। ये फिट हम इस तरीके से करेंगे कि इस कॉर्क के अंदर से जो होल है वहाँ से पास होकर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है इस टेस्ट ट्यूब, इसकी प्रवाह नली की ओपनिंग है। ठीक है, और ये जो नली है ये फिर हम कहाँ पे जा रही है ये नली, इसको हम एक बीकर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर इस प्रवाह नली का जो दूसरी ओपनिंग है ये वाली, ये हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो बीकर हमने लिया है इसमें क्या है, इसमें साबुन का घोल है, साबुन का विलियन हमने लिया है। कोई भी साबुन लीजिए, उसका जैसे हम पानी में घोल बना लेते हैं वो हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से क्या रिएक्शन होगी जब हम एसिड के अंदर जिंक के हम कुछ टुकड़े लेते हैं। तो जैसे ही हम डालेंगे ये इसके साथ तुरंत जो है अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देगा, ये इसके साथ रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और रिएक्ट जब ये होगा तो उसके अंदर से कुछ बुलबुले जो हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे बुलबुले जो है दिखाए गए हैं। ये बुलबुले देखिए, कभी भी पानी के अंदर, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, गैस पर पानी रखिए तो उसमें क्या होगा, जैसे ही वो गर्म होगा आपको हल्के हल्के बुलबुले उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, वो बुलबुले क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो बुलबुले होते हैं कि जैसे ही पानी गर्म होता है तो वो भाप में बदलता है, एक तरीके से जो हवा है वो बुलबुले का रूप लेती है और वो नीचे सतह से, जो भी पतीला या बर्तन आपने लिया है उसकी जो बॉटम है, सतह है, तली है, वहाँ से उठ के और वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं।
ठीक है। जब वो पानी में होते हैं तो बुलबुले की तरह दिखाई देते हैं, पानी की सतह के ऊपर जब वो निकल जाते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाते हैं। सेम उसी तरह से जैसे ही हम जिंक के को अम्ल में डालेंगे यहाँ बुलबुले दिखाई देंगे। तो इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि बुलबुले का मतलब है कि किसी तरीके की कोई गैस जो है वो रिएक्शन होने पे बन रही है। वो गैस जो है वो अम्ल के अंदर बुलबुले की तरह दिखाई दे रही है, और जैसे ही वो इस अम्ल की ये जो सतह है इससे ऊपर की तरफ उठेगी तो वो क्या होगा। अब देखिए ऊपर ओपनिंग तो बंद है, लेकिन यहाँ पे हमने एक प्रवाह नली जो है वो हमने यहाँ पर डाली हुई है। तो ये जो बाहर निकलने के लिए गैस की सिर्फ एक ही जगह है, और वो क्या है, इस प्रवाह नली का जो ये माउथ ओपनिंग है। यहाँ से ये गैस जाएगी, इस प्रवाह नली में से बह के यहाँ पर आएगी, और इस साबुन के घोल के अंदर वो गैस जो है वो निकल जाएगी। अब यहाँ फिर दोबारा से घोल है, पानी है, पानी के अंदर जब गैस जाएगी तो वो बुलबुले के रूप में हमें जो है दिखाई देगी। और जैसे ही वो बुलबुले ऊपर पानी से निकल जाएंगे तो वो जो गैस है वो ऊपर की तरफ हवा में उड़ जाएगी। जो यहाँ पे आपको बुलबुले दिखाए गए हैं ना, वैसे हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें हल्का सा हो सकता है, अगर थोड़ा वाइटिश हुआ तो थोड़ा सा धुआं हमें दिखाई दे सकता है, या इनविजिबल गैस हमें दिखाई देती है, ये ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है बहुत अच्छे से, और वो चीज़ क्या क्लियर होती है कि जैसे ही अम्ल के साथ धातु क्रिया करती है तो एक गैस बनती है, और वो गैस जो है वो यहाँ पर हवा में निकल जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी गैस बनती है। ठीक है। अब ये कैसे टेस्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गैस है। ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, या फिर आपकी कोई भी हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बहुत गैसेस हैं, तो वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके पास जो है एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती जब जैसे ही हम लेके जाएंगे तो ये जो गैस है इसमें से एकदम से कैसी एक पॉपअप की साउंड आएगी। पॉपअप साउंड का मतलब आप ये लगा लीजिए जैसे कि एक छोटा सा पटाखा हल्का सा फूटता है तो एकदम से जो आवाज़ आती है वो पॉपअप साउंड होती है। ठीक है। हालांकि पटाखा तो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे वो साउंड बहुत तेज़ आती है, जबकि ये क्या है, ये थोड़ी सी गैस है तो इससे बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आएगी, लेकिन ऐसे आवाज़ आएगी जैसे कोई चीज़ फटती है। ठीक है। जैसे बलून फटता है इस तरीके की, या कोई मान लो कोई बोतल का ढक्कन एकदम प्रेशर के साथ खुलता है तो वो जो आवाज़ आती है ना एकदम फटने की, उस तरीके की आवाज़ आएगी। तो उस तरीके की आवाज़ आएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो विस्फोटक होती है। वो थोड़ी सी मात्रा में भी अगर उसको हम जलाते हैं तो वो क्या करती है, वो एक तरीके से फटने जो है थोड़ा सा एक उसमें विस्फोट होता है और फटने की आवाज़ आती है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जैसे ही धातु अम्ल से क्रिया करेंगी तो कौन सी गैस जो है रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब इसी चीज़ को यहाँ तो ये हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, इसी क्रिया को हम किसी भी अन्य एसिड के साथ भी कर सकते हैं। और उन अन्य एसिड में कौन से आते हैं हमारे, HNO3 नाइट्रिक एसिड आ सकता है, एसिटिक एसिड हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक तो हमने लिया ही है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो आप। ठीक है। सभी के साथ जो क्रियाएं होती हैं वो जो है सेम तरीके से ही ये क्रिया करेगा। सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ हमने लिया है, उसके अलावा हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है H2SO4। ओके। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ इसमें जो हुई है, इसको अगर हम लिखें एक रासायनिक क्रिया के रूप में तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो अम्ल है जैसे ही वो धातु के साथ क्रिया करेगा, अम्ल जमा में धातु, ये हमारे हैं रिएक्टेंट। कोई भी जो रासायनिक क्रिया लिखते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसके जो लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है ना, और ये राइट साइड है, तो उसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ हम क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ें आपस में क्रिया कर रही हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। और फिर एरो का साइन आता है, एरो का मतलब ये क्रिया करके क्या चीज़ बना रहे हैं, तो जो चीज़ बना रहे हैं वो हम लिखते हैं राइट साइड पे, जिसमें बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो आपने देख लिया रिलीज़ हो रही है। अब ये लवण कहाँ पे बना है भाई, लवण का तो हमें पता ही नहीं चला। तो वो जो लवण है वो किस में रह जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि इसमें सिर्फ अम्ल नहीं है, अम्ल और जो धातु है दोनों थे, दोनों मिलकर लवण बनाते हैं जो इस टेस्ट ट्यूब में रह जाता है।
और गैस जो है वो बाहर हवा में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, इसको हम एक बार सिंबल की फॉर्म में भी कर लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि जो जिंक है धातु उसका सिंबल होता है Zn प्लस हम दोबारा देखते हैं। देखिए जिंक जो है वो है सिंबल धातु का, इसके साथ हम एसिड लेते हैं HCl। ठीक है, और यहाँ पर अब जब ये क्रिया करेगा, मैं नीचे लिख देती हूँ, वैसे कोशिश आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको एक सिंगल लाइन में ही लिखना चाहिए, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। जब ये क्रिया करेंगे तो ये जिंक जो है उसका सॉल्ट बन जाएगा, उसका लवण बन जाएगा जिंक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2। देखिए बेटा ये मिस्टेक आप मोस्टली करते हैं, जो ये 2 है इसको हम जो है ये Cl के देखिए हम यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जबकि आप लोग मिस्टेक करके क्या करते हैं, आप लोग ऐसे करके और 2 इसके साथ लिख देते हैं, जो टोटली रॉन्ग है। कभी भी साथ में नहीं लिखा जाता है, इसको इसके बोलते हैं पैर में नीचे लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट की तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ZnCl जो है वो लवण बन जाता है जो कि इस टेस्ट ट्यूब में है, प्लस क्या बना है हाइड्रोजन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है H2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट हुए जिन्होंने क्रिया करी वो क्या था, जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बना क्या, लवण और हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसको हम देखिए क्या ये क्रिया बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए जिंक का यहाँ एक एटम है, यहाँ भी एक है, यहाँ Cl के 2 हैं बट यहाँ Cl का 1 है, तो हम इसके आगे 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी Cl के कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए, और यहाँ पर भी Cl के कितने हैं हमारे पास, 2 एटम है, तो ये तो बैलेंस हो गया है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। जब हम आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पर आगे 2 लगाएंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए भी है ये 2, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हम ले रहे हैं और क्लोरीन के भी ले रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। एक बार दोबारा से हम चेक कर लेते हैं इन सभी को। देखिए यहाँ पर हमने 2 ऐड किया था ना, एक दोबारा देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 एटम है, इधर भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, सॉरी जिंक के 1 हैं, और हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, क्लोरीन के यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरीके से बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पर इसके नाम देख लेते हैं। इसको हम सिंपल जिंक ही लिखेंगे। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है जिंक क्लोराइड लवण है जो, और H2 गैस के लिए है। अब हम इनकी स्टेट जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम स्टेट मेंशन करेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, लेकिन आप कभी भी ऊपर नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाता है, हम इसके साथ ही लिखते हैं। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा से ही हम इसको लिखते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो। जब भी हम स्टेट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे और स्मॉल s लिखेंगे सॉलिड के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम HCl लेंगे तो HCl अम्ल है जो है लिक्विड में, तो स्मॉल l लिखेंगे। ओके, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो ZnCl2 ये क्या है, लिक्विड है, तो हम यहाँ L लिखेंगे इसके साथ। फिर उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन गैस, वो गैस फॉर्म में है, कैसे पता चलेगा, स्मॉल g लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही कोई भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगी और जो धातु है उसका लवण बनेगा। ओके, इसी को और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो है वो भी मैं उसकी एक्टिविटी जो है वो भी अपलोड कर रही हूँ, उसको भी चेकआउट कीजिए। आपको ये जो प्रोसेस है ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।